नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में, मध्यस्थता समझौता, और पढ़ेंगे इसके इसेंशियल ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में जो बताया गया है। इस पूरे एक्ट का नाम है द आर्बिट्रेशन एंड Conciliation Act 1996। According to Section 7 Arbitration Agreement, धारा 7 मध्यस्थता या पंचांग समझौते के अनुसार मध्यस्थता जो है धारा 7 में बताया गया है सेक्शन 7 में। इसे कुछ पॉइंट से हम समझेंगे। नंबर 1, इस भाग में मध्यस्थता समझौते का अर्थ है पार्टियों द्वारा सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकता है या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं हो। नंबर 2, एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। नंबर 3, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। नंबर 4, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि इसमें निहित है ए, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, बी, पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूर संचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो कि समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है, सी, दावे और बचाव के बयानों का आदान प्रदान जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। पॉइंट 5 है इसमें, एक अनुबंध में एक मध्यस्थ खंड वाले दस्तावेज के संबंध में एक मध्यस्थता समझौता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है। अब इसके एसेंशियल ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हम पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या है मध्यस्थता समझौते की अनिवार्यता, जिसे सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है। नंबर 1, मध्यस्थता का रूप। एक मध्यस्थता समझौता या तो एक अनुबंध में ही एक मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है या इसके लिए एक अलग समझौता किया जा सकता है। नंबर 2, मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। एक समझौते को लिखित रूप में माना जाता है यदि दोनों पक्षों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम या संचार के अन्य रूपों का उपयोग सहमत होने के लिए किया जाना चाहिए, यदि प्रतिवादियों और दावेदारों के बयानों का आदान प्रदान होता है। नंबर 3, वैध अनुबंध, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के तहत प्रदान किए गए एक वैध अनुबंध के सभी अनिवार्यताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। पार्टियों के प्रमुख स्वस्थ दिमाग, कानून द्वारा अयोग्य नहीं, स्वतंत्र सहमति के साथ और वैध उद्देश्य और विचार के लिए होना चाहिए। नंबर 4, अलग समझौता। मध्यस्थता समझौता अनुबंध में एक अलग समझौते या खंड के रूप में होना चाहिए। नंबर 5, इरादा, इंटेंशन। विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए दोनों पक्षों का इरादा होना चाहिए। विवाद, यह मध्यस्थता के लिए पार्टियों के बीच एक विवाद वर्तमान या भविष्य का उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि किस चीज़ का हम मध्यस्थता कर रहे हैं विवाद बताना आवश्यक है। मैटर विच में बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन, वह कौन से मामले हैं जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में नुकसान की गणना करना, कैलकुलेटिंग डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विवाह की वैधता का प्रश्न, क्वेश्चन ऑन वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज। नंबर 3 है पत्नी को देय भरण पोषण, मेंटेनेंस पेबल टू द वाइफ, समय वर्जित के दावे, टाइम बेरेड क्लेम्स, वाणिज्यिक प्रकृति के मामले, मैटर ऑफ कमर्शियल नेचर, मैटर विच में कैन नॉट बी रिफर्ड टू एस आर्बिट्रेशन, वे कौन से मामले हैं
जिन्हें मध्यस्थता के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता। वैवाहिक मामले जैसे तलाक या वैवाहिक अधिकारों की बहाली जो करना है वो हम इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, दिवालिया मामले जो भी हैं, इंसॉल्वेंट मैटर्स, वो नहीं कर सकते हैं। किराए के विवाद, रेंट डिस्प्यूट्स, आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो भी नहीं कर सकते हैं हम। अवयस्कों के संरक्षण से संबंधित मामले और समापन या याचिका, वाइंडिंग अप पिटिशन भी नहीं लगा सकते इस मध्यस्थता समझौते के अनुसार। आपको ये डाटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।